आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित भारत सरकार के रेल मंत्री और कॉमर्स मंत्रालय को जो संभाल रहे हैं ऐसे माननीय श्री पीयूष गोयल जी, आदरणीय संजय अग्रवाल साहब, आदरणीय दंतवाल जी और उपस्थित सभी मित्रों, आज हम लोग कुछ और विषयों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने वाले थे, लेकिन बहुत ही खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि पश्चिम बंगाल में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद बंगाल में अपने दौरे पर गए हुए हैं। पार्टी के अनेक कार्यक्रम उनके बने हुए थे। कार्यक्रम पहले से घोषित और प्रायोजित था। पश्चिम बंगाल की सरकार के भी ध्यान में वह कार्यक्रम था। कल भी यह समाचार आया था कि जिस प्रकार की सुरक्षा आदरणीय नड्डा जी को अपेक्षित थी वह सुरक्षा नहीं मिली और आज उनके काफिले पर पथराव किया गया है। वहाँ पर हमारे महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी जो उनके साथ चल रहे थे, उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया गया है। काफ़ी समय से ध्यान में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सामान्य तौर पर मत भिन्नता तो लोकतंत्र में स्वाभाविक होती है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं आमतौर पर देश में देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन यह घटना लगातार बढ़ रही है और यहाँ तक बढ़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको सुरक्षा भी है और उनके काफिले पर भी पथराव हो और उस पर अनदेखी सरकार की ओर से रहे, यह घोर निंदनीय है। और मैं पश्चिम बंगाल की इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और संबंधित जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की मांग करता हूं। मैं समझता हूं पीयूष गोयल जी हैं, तो जरा अंग्रेजी के जो हमारे मित्र होंगे उनको इस विषय में। फ्रेंड्स, I would like to join my colleague Tomarji in condemning in the strongest terms the violent attack on our national president Shri JP Nadda ji and the General Secretary of BJP Shri Kailash Vijaywargiya ji. It is a deplorable incident. It demonstrates a complete breakdown of law and order in the state of West Bengal. Since yesterday, there was evidence of inadequate police presence for the national president of the world's largest political party. There were clear signals emanating from the establishment that they were uncomfortable with the growing popularity of the Bharatiya Janata Party in West Bengal. And the attack, the way the stones were pelted on the cavalcade, you saw the size of the stones, you saw the injuries that our senior leaders have faced. It is fortunate Mr. Nadda's car was bulletproof. Otherwise, this clearly was an attempt to muzzle democracy in West Bengal. And we strongly condemn it. We believe strictest of action should be taken on the goons who have attacked the national president of the BJP. In fact, this is not only an attack on Mr. Nadda, it is an attack on the very foundations of the rich democratic tradition of India. Once again,
we demand the strongest of action and condemn this heinous incident of attacking Shri J.P. Nadda ji. मित्रों, आप सबके ध्यान में है, पिछले संसद के सत्र में भारत सरकार 3 कानून लेकर आई थी। एक कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम और दूसरा कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु अधिनियम में कुछ संशोधन, ऐसे लगभग 3 कानून भारतीय संसद ने पारित किए। कृषि के क्षेत्र में ये 2 कानून हैं जिसमें कृषि उपज का व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है और उनके मूल्य आश्वासन से संबंधित है। इन दोनों कानूनों पर लोकसभा और राज्यसभा में 4-4 घंटे सभी दलों के जो सांसदगण हैं उन सब ने अपना स्वच्छंद होकर विचार व्यक्त किया, पक्ष और विपक्ष ने। लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में 4 घंटे की चर्चा पूरी हुई और उस समय जब मेरे जवाब देने की स्थिति खड़ी हुई तो प्रतिपक्ष के कुछ लोगों ने उस दिन बहुत ही एक अभद्र घटना को अंजाम दिया जो देश के लोकतांत्रिक इतिहास में हमेशा काले धब्बे के रूप में अंकित रहेगी। लेकिन दोनों कानून पारित हुए, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेजे गए और उनके हस्ताक्षर के बाद आज ये देश भर में लागू हैं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में योजनाओं के माध्यम से और अनुदान के माध्यम से काफ़ी कुछ करने का प्रयत्न किया जाता रहा है। लेकिन कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश गांव तक और खेत तक पहुंचे, इसकी संभावनाएं ना के बराबर थी और कानून के माध्यम से भी जो बंदिशें थीं वो खुलें, इसका देश भर को इंतजार था। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार खेती किसानी आगे बढ़े, किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो, कृषि के क्षेत्र में निवेश हो, कृषक को आय सहायता के रूप में और अनुदान दिया जाए, योजनाओं को परिष्कृत किया जाए। इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ। आप सबको मालूम है कि 2014 से पहले सभी पत्रकारगण यहाँ मौजूद हैं, यूरिया की सीजन पर भयानक किल्लत होती थी और जब यूरिया की ज़रूरत राज्य को होती थी उस समय मुख्यमंत्री डेरा डालकर दिल्ली में बैठते थे कि हमको पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिल जाए। यूरिया की कालाबाजारी होती थी और देश के अनेक स्थानों पर पुलिस लगाकर यूरिया बांटने का काम किया जाता था। कई बार ऐसी घटनाएं भी आती थी कि रेलवे स्टेशन से यूरिया लूट लिया गया, बीच में कोई यूरिया का ट्रक जा रहा था उसको रोक लिया, क्योंकि लोगों को ये रहता था कि अगर ये सामने से निकल गया तो यूरिया नहीं मिलेगा।
मोदी जी ने यूरिया को नीम कोटिंग किया और गत 6 वर्षों में कोई भी यूरिया की किल्लत देश को नहीं हुई, किसान को नहीं हुई। सुचारू रूप से यूरिया की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होती रही और इसलिए ऐसे तमाम सारे विषय हैं जिनको 6 साल में किया गया, मैं उनको आपके सामने रख सकता हूँ। लेकिन सारे विषयों को करते 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 इस बात की देश को अपेक्षा थी कि कानूनों के माध्यम से भी हमको कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इस मामले में पहले अनेक बार सरकारों के माध्यम से, कमीशन के माध्यम से, स्वामीनाथन साहब जैसे विद्वानों के माध्यम से ये रिकमेंडेशन की जाती रही। ये कानून आए तो इन कानूनों के माध्यम से सरकार की ये कोशिश थी कि किसान मंडी की जंजीरों से मुक्त हो और मंडी की परिधि के बाहर वह अपना माल किसी को भी कहीं भी और अपनी मनचाही कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र हो, ये कानून में प्रावधान किया गया। मंडी परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब स्वाभाविक रूप से किसान को बेचने की स्वतंत्रता मिल जाए, बिना टैक्स के खरीद फरोख्त हो, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। अभी कोई भी कानून इस बात को प्रावधानित नहीं करता कि 3 दिन के भीतर उसके उपज का कीमत बेचने के बाद उसको भुगतान हो जाएगा, लेकिन इस कानून में इस प्रकार का प्रावधान किया गया। मूल्य आश्वासन की दृष्टि से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नया विषय नहीं है, अभी तक कानून नहीं था लेकिन फार्मिंग हो रही थी, उसके अनुभव भी अच्छे हैं। हम लोगों को लगता था कानूनी प्लेटफॉर्म देंगे, इसका फ़ायदा लोग अच्छे से उठाएंगे, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, अपनी जोखिम को प्रोसेस पर ट्रांसफ़र करने में सफल होगा, बुआई के समय उसको मूल्य की गारंटी मिल जाएगी और किसान को और किसान की भूमि को कानून में पूरी तरह से सुरक्षा देने का प्रबंध किया गया। यदि विवाद भी हो प्रोसेसर और किसान के बीच में तो एसडीएम 30 दिन के भीतर उसका निराकरण करेगा, उसे कानून में बांधा गया। और साथ ही साथ यह भी कानून में प्रावधान किया गया कि निर्णय अगर कभी किसान के विरुद्ध भी जाता है तो उससे वसूली सिर्फ आदान की कीमत की हो सकती है, उसके अतिरिक्त नहीं हो सकती और उसकी वसूली का कोई भी निर्देश एसडीएम के द्वारा किसान की भूमि के विरुद्ध नहीं होगा। किसान की भूमि सुरक्षित रहे, इस दिशा में सरकार ने पर्याप्त विचार विमर्श किया और किसान को पूरी तरह सुरक्षित करने में प्रावधान किए। लेकिन आप सबको ध्यान है कि ये कानून का देश भर में स्वागत हुआ और देश भर में एक नई उत्साह और उमंग के साथ लोग काम करने के लिए आए और बीच में कई ऐसे भी उदाहरण हम सब लोगों के सामने आए हैं कि अगर भुगतान का विषय आया तो इस नए कानून के अंतर्गत महाराष्ट्र के किसान का, बड़वानी मध्य प्रदेश का जिला है, वहाँ एसडीएम ने इस कानून के अंतर्गत तत्काल भुगतान कराया। ओपन ट्रेड में जो किसान गए उसका फ़ायदा भी वो व्यापारी गए और किसान दोनों ने जब ट्रेड की तो निश्चित रूप से किसान को बढ़ी हुई कीमत मिली और ये सिलसिला चल ही रहा था। लेकिन बीच में इन विषयों को लेकर कुछ किसान और कुछ यूनियंस आंदोलन की राह पर आ गई। पंजाब के किसान यूनियन के जो लोग थे उनके साथ 14 अक्टूबर को सचिव के स्तर पर बातचीत हुई। 13 नवंबर को मैं स्वयं उपस्थित रहा और साथ ही
हम लोग लगातार चर्चा के लिए तैयार थे, विषयों को लेकर वार्ता चली रही थी और इसी बीच में 26 और 27 के आंदोलन की घोषणा हो गई। फिर हम लोगों ने 3 दिसंबर की बातचीत का निमंत्रण किसान यूनियन को भेजा। चूँकि किसान आ चुके थे, रास्ता बाधित था, ठंड का मौसम था, कोविड का भी संकट था और इसलिए सोचा गया कि वार्ता जल्दी करनी चाहिए। तो 3 दिसंबर के स्थान पर 1 दिसंबर को की, 1 दिसंबर के बाद फिर 3 दिसंबर को की, 3 दिसंबर के बाद फिर यह तय हुआ कि 5 दिसंबर को करें। तो 5 दिसंबर को वार्ता का क्रम चला और फिर यह तय हुआ कि 7 तारीख को हम दोबारा से इन विषयों को लेकर बैठेंगे और कुछ मार्ग प्रशस्त करेंगे। लेकिन बीच में ही 6 तारीख को 9 तारीख की रात को फिर बातचीत हुई। 8 की रात को बातचीत हुई और बाद में फिर एकदम ऐसी परिस्थिति बनी कि उनकी तरफ से कोई सुझाव आ ही नहीं रहा था। तो अंतोगत तो हमको ये लगा कि भाई किसानों के कुछ मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर उनके मन में शंका है। तो चूँकि इतने दिन चर्चा हो चुकी है और कुल मिला के वो आखिरी में एक ही बात पर आते हैं कि एक्ट को रिपील कर दो। हम लोगों का लगातार ये आग्रह रहा कि एक्ट में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनसे किसान को नुकसान है, तकलीफ़ है, उनको प्रावधानवार हम चर्चा कर लें और चर्चा करने के बाद उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर हम आगे बढ़ें। लेकिन मुद्दे यूनियंस की तरफ से नहीं आए तो फिर हम ही लोगों ने मुद्दे उनको चिन्हित करके बताए और उस पर यह हुआ कि भाई हाँ, ये मुद्दे तो चर्चा में हैं। तो उन मुद्दों का सिलसिलेवार हम अपना प्रस्ताव बनाकर उनको भेज दें, ये विचार हुआ और आपने देखा कि हम लोगों ने उनको मुद्दों के प्रस्ताव बनाकर भेजे। विशेष रूप से उनकी मांग एक पहले तो ये थी कि कानूनों को निरस्त करना। तो हमारा सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है, उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं। फिर दूसरा, कुछ लोगों का बातचीत में बात आती थी कि ये कानून वैध नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा बता रखा था कि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती। तो हम लोगों ने उनको बैठक में भी संतुष्ट करने की कोशिश की और हमने कहा कि केंद्र सरकार को ट्रेड के लिए कानून बनाने का अधिकार है और हमने ट्रेड से संबंधित ही अपने कानून को सीमित रखा है और एपीएमसी इस कानून से कहीं भी प्रभावित नहीं होती, एमएसपी भी कहीं भी प्रभावित नहीं होती। और ये सब उनको बताने की कोशिश की और फिर उनको हमने यह लिखकर भेजा कि केंद्र सरकार को किन किन कानूनों के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार है। इसी प्रकार से बातचीत में ध्यान में आता था कि उनको ऐसा लगता है कि ये नया जो ट्रेड एक्ट आया है, इस एक्ट में उनकी जो एपीएमसी है वो प्रभावित होगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि बाहर टैक्स नहीं होगा और एपीएमसी के भीतर टैक्स है, तो धीरे धीरे ये मंडियां दिक्कत में फंस जाएंगी। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि वैसे तो कुल मिला के जो टैक्स लगता है जब किसी भी ट्रेड पर, तो व्यापारी टैक्स की वसूली किसान से ही करता है। अगर टैक्स नहीं लगेगा इसका फ़ायदा अंततोगत्वा किसान को होगा। लेकिन फिर भी अगर आपकी आपत्ति है तो हम लोग इस पर विचार करने को तैयार हैं और इस आशंका पर हम लोगों ने प्रस्ताव दिया कि राज्य सरकार निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी लागू कर सकेगी और साथ ही ऐसी मंडियों पर
राज्य सरकार जो मंडी के भीतर का टैक्स है उसके हिसाब से ही वो बाहर की प्राइवेट मंडी पर भी टैक्स लगा सकेगी। तो उनकी इस आशंका को भी निर्मूल करने की हम लोगों ने अपने प्रस्ताव में कोशिश की है। हमारे एक्ट में ये प्रावधान था कि पैन कार्ड से ही खरीद हो सकेगी। सरकार उस मामले में ये सोचती थी कि व्यापारी भी और किसान भी इंस्पेक्टर राज और लाइसेंसी राज से बच सकेंगे और थोड़ा खुला प्रावधान करना चाहिए जिससे हर चीज़ थोड़ी सी आसान हो जाए। लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि पैन कार्ड तो किसी पर भी होगा और कोई भी खरीद के भाग जाएगा, तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्या कर पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, अगर आपको ये आशंका है तो इसको भी हम विचार करने के लिए तैयार हैं। तो इस आशंका को दूर करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव उन्हें दिया कि इस शंका के समाधान हेतु राज्य सरकारें इस प्रकार के पंजीयन के लिए नियम बनाने की शक्ति उनको प्रदान की जाएगी और जिससे कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार राज्य सरकार नियम बना सके। यद्यपि इस प्रकार का नियम बने और इस प्रकार की व्यवस्था हो, ये प्रावधान हमारे एक्ट में था। जब ये व्यवस्था जो हमने बनाई थी, अगर इस पर शंकाएं कुशंकाएं उठने लगती तो केंद्र सरकार को कानून में ये अधिकार था कि इस प्रकार की व्यवस्था बनाने के लिए वो निर्देश दे सकें। लेकिन फिर भी हमने इस समस्या को भी उनके एड्रेस करने की कोशिश की। दूसरा उनका मुद्दा था कि आपने विवाद निपटाने के लिए एसडीएम को अधिकृत किया है कानून में और अपील सिर्फ कलेक्टर के पास होगी। हमको ये लगता था कि गांव में किसान के सबसे नज़दीक अगर मजिस्ट्रियल पावर वाला कोई भी अधिकारी है तो वो एसडीएम ही है। बाकी जितनी भी ऐसी संरचनाएं सरकार की हो सकती हैं जहां विवाद का निराकरण किया जा सकता है, वह सब किसान से कुछ न कुछ ज़्यादा दूरी पर होती हैं। और जुडिशली ये क्षेत्र में हमें लगता था कि छोटा किसान है, छोटा व्यापार होगा, छोटा एग्रीमेंट होगा, तो वो कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में फिर वकील भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा, तमाम कागज पत्र लगाने पड़ेंगे और न्यायालय को तो कहा नहीं जा सकता कि आप इतने दिन में निर्णय दो और समय लगेगा। न्यायालय पर काम का बोझ भी ज़्यादा है, इसलिए हमें लगता था कि एसडीएम को हम निर्देश कानून में बांध सकते हैं, इसलिए एसडीएम का विषय रखा था। लेकिन उन लोगों को लगता था कि न्यायालय में जाने की सुविधा होनी चाहिए। तो हम लोगों ने इस शंका के समाधान के लिए भी हमने यह प्रस्ताव में दिया कि भाई न्यायालय में जिस किसान को जाना हो तो ये विकल्प भी हम दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर कृषक का मूल्य आश्वासन एक्ट के अंतर्गत कृषक और प्रोसेसर के बीच में जो एग्रीमेंट होगा, तो उनको लगता था कि ये एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो हम लोगों को इस पर भी कोई आपत्ति नहीं थी और हमने उनको कहा कि भाई राज्य सरकारों को ये अधिकार देते हैं और जब तक राज्य सरकार रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था नहीं बना पाती है तब तक कोई एग्रीमेंट होगा तो लिखित में उसकी प्रतिलिपि हस्ताक्षर होने के 30 दिन के भीतर एसडीएम कार्यालय में जमा करना पड़ेगी, जिससे वो दस्तावेज सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहे। फिर वो एक बात ये भी आती है बड़ा जोर शोर से और मीडिया के सामने भी कहा जाता है कई बार कि किसानों की भूमि पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग काफ़ी लंबे समय से गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, पंजाब में, अनेक कर्नाटक में, अनेक राज्यों में चल रही है। अभी तक कभी ऐसा अनुभव आया नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने इसका प्रबंध पहले से एक्ट में कर रखा था। कानून में ये प्रावधान किया गया है कि इस कानून के अंतर्गत जो एग्रीमेंट होगा वो प्रोसेसर और किसान की फसल के बीच में ही होगा। किसान की भूमि से संबंधित कोई लीज, पट्टा, करार ऐसा कुछ भी इसमें हो नहीं सकता। दूसरा, हम लोगों ने ये भी कहा था कि अगर दोनों लोग करार करते हैं और फसल का प्रकार ऐसा है कि किसी भी प्रकार की अधोसंरचना खेत पर खड़ी करने की नौबत आती है, तो ऐसी स्थिति में जब करार समाप्त होगा
तो जो प्रोसेसर है अपनी संरचना को वहाँ से उठा के ले जाएगा, और अगर वो तोड़ के नहीं ले जाता है तो उसका स्वामी जो है वो कृषक ही होगा। ये प्रावधान हमने पहले से कर रखा है। लेकिन इसके बाद भी उनके मन में ये शंका थी कि अगर किसी प्रोसेसर ने उस अधोसंरचना पर कोई लोन ले रखा होगा तो वो निकल जाएगा और वो लोन किसान के ऊपर आएगा, तो ऐसी स्थिति में किसान को वो लोन पटाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कहा कि ये हम प्रावधान करने को तैयार हैं कि अगर स्पॉन्सर किसी प्रकार का लोन लेने की चेष्टा उस अधोसंरचना पर नहीं करेगा तो इससे उनकी इस शंका का भी समाधान हो सकता है। दूसरा, वो किसान की भूमि पर कुर्की की व्यवस्था की बात वो लोग बोलते थे कि कुर्क हो जाएगी और नीलाम कर दी जाएगी, तो पहले से ही प्रावधान है, इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि अगर कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो वो स्पष्टीकरण का वो भी हम स्पष्टीकरण देंगे। दूसरा, सामान्य तौर पर एमएसपी की खरीद के मामले में उन सबके मन में ये बात आती थी कि भाई एमएसपी पर खरीद बंद हो जाएगी और होगी नहीं, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा। तो आप सबके ध्यान में है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बोला, मैंने भी दोनों हाउस में इस बात को बोला और सबको आश्वस्त किया कि एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। एमएसपी की रबी और खरीफ की जो खरीद है इस वर्ष भी बहुत अच्छे से हुई है और रबी की फसल की बुआई के समय एमएसपी घोषित कर दी है। एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1.5 गुना किया गया है। खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया है। पहले गेहूं और धान पर ही खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन पर भी खरीद की जा रही है और एमएसपी से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें, इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। और एमएसपी के मामले में भी अगर उनके मन में शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। हम सरकारों को भी दे सकते हैं, किसान को भी दे सकते हैं, यूनियन को भी दे सकते हैं। फिर एक बिजली वाला विषय था, उनको ऐसा लगता है कि बिजली का कोई एक्ट आ रहा है वो किसानों के लिए थोड़ा तकलीफ पैदा करेगा, तो इस मामले में भी हम लोगों ने बहुत स्पष्टता से उन्हें कहा कि राज्य सरकारें बिजली वितरण कंपनियों को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही सब्सिडी की राशि हस्तांतरित करने की व्यवस्था संशोधन विधेयक में भी रहेगी। इस प्रकार से वर्तमान व्यवस्था में किसानों के संबंध में जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ एनसीआर ऑर्डिनेंस में ये अभी जो ऑर्डिनेंस आया है उसमें फराली वाले किसानों के लिए भी प्रावधान है। तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई हम इससे सहमत हैं और निश्चित रूप से इसका समाधान हम करेंगे और इस दृष्टि से हम लोगों ने एक पूरा प्रपोजल बनाकर उनको कल दिया। उन लोगों ने विचार विमर्श भी किया और फिर भी कुल मिला के उनके सारे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद भी आखिरी में वो लोग किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसकी निश्चित रूप से मेरे मन में भी काफ़ी कष्ट है, क्योंकि किसानों का विषय है और किसान ठंड में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोविड का संकट भी है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के मन में भी रात दिन चिंता रहती है और इसलिए हम लोगों की लगातार पहले भी कोशिश रही है और अभी भी मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सब ने चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाए थे उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए लिखित प्रस्ताव भारत सरकार ने आपके समक्ष भेजा है। आप उन प्रस्ताव पर विचार करें और आपकी तरफ से जब भी चर्चा की स्थिति के लिए कहा जाएगा भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। और मैं आपके माध्यम से किसानों को यह भी कहना चाहता हूं कि पूरा देश इस बात का साक्षी है। 2006 में स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में भी
लंबे समय तक इंतजार हुआ कि एमएसपी को 1.5 गुना करके लागू किया जाए, लेकिन वो लागू नहीं किया गया। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए तब भी ये बात खड़ी हुई थी, तो स्वाभाविक रूप से जब एमएसपी को 1.5 गुना किया जाना है तो वित्तीय भार तो बढ़ेगा ही। लेकिन ये मोदी जी की प्रतिबद्धता किसानों के प्रति थी कि उन्होंने जो लागत मूल्य है उस पर 50% मुनाफा देकर और एमएसपी घोषित करने का निर्णय किया, और उसका लाभ आज देश भर के किसानों को मिल रहा है। और आप देखेंगे कि कुल मिला के कृषि मंत्रालय के बजट की स्थिति को भी देखेंगे तो आज 1,34,000 करोड़ है। यह जब यूपीए की सरकार थी उससे लगभग 6 गुना बढ़ोतरी है। लगातार सभी स्कीमों के माध्यम से इस बात की कोशिश की जा रही है। कई बार सरकारों के लिए बड़ा लोकप्रिय होता है, जैसे यूपीए सरकार में एक निर्णय हुआ, 10 साल में 53,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। कर्जा किसका माफ हुआ, किसका नहीं हुआ, यह विवाद का विषय किसानों में हमेशा ही बना रहा। लेकिन 10 साल में 53,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करना, इसको बड़ी उपलब्धि यूपीए गवर्नमेंट में माना गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपया हर साल भारत सरकार के खजाने से निकालकर किसानों के खाते में डालने के लिए योजना बनाई। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज 10.5 करोड़ किसान को लगभग 1 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार की ओर से उनके अकाउंट में भेजने का काम किया गया। किसान को बुजुर्गावस्था में भी सुरक्षा सामाजिक मिल सके, इसलिए पीएम किसान मानधन योजना बनाई गई, पेंशन का प्रावधान किया गया। 21 लाख के करीब किसान आज उन योजनाओं से जुड़े हैं। जो 60 वर्ष की उम्र पूरी करेंगे उनको 3,000 रुपया मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा, जो उस समय निश्चित रूप से काफ़ी मददगार होगा। छोटे किसान देश में 86% हैं और छोटे किसान के पास निवेश करने कोई जाता नहीं। उसके पास खुद के पास इतना पैसा है नहीं कि वो निवेश कर सके। वो पढ़ा लिखा भी है, जागरूक भी है और वो अच्छी खेती करना भी चाहता है, और वो चाहता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करे, महंगी फसलों की ओर जाए, लेकिन उसको मार्केट उपलब्ध नहीं होता। और मार्केट उपलब्ध नहीं होता, इसके कारण वो कोई रिस्क नहीं ले पाता। इसलिए नए कानून बनाए गए हैं कि इन कानूनों के माध्यम से वह महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकेगा, निजी निवेश उसके पास पहुंच सकेगा, अच्छे एग्रीमेंट करके अपने उत्पादन के वाजिब दाम प्राप्त कर सकेगा, वैश्विक मानकों के आधार पर खेती कर सकेगा, जिससे कि उसके उत्पादन का एक्सपोर्ट भी हो सके। ये रास्ते इन कानूनों के माध्यम से खुलते हैं। सरकार ने नए 10,000 एफपीओ बनाने का कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है, और इन 10,000 एफपीओ पर 5 साल तक केंद्र सरकार अपने बजट से ही 6,850 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। ये एफपीओ से एक नई क्रांति खेती के क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में शुरू होने वाली है। यह भी मोदी जी की किसान, कृषि और कृषक के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको जाहिर करती है। अभी कोविड के दौरान भी आप सबने देखा कि दुनिया में सब चीज़ें बंद हो गईं, लेकिन भारत में मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण खेती और किसानी के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो निर्णय किए गए उसी का परिणाम था कि किसान ने अपनी फसल की कटाई पूरी की, किसान ने अपनी फसल को सरकारी समर्थन मूल्य पर पूरी तरह से बेचा, पहले से अधिक पैदावार हुई, पहले से अधिक खरीद हुई, ग्रीष्म ऋतु की बुआई गत वर्ष की तुलना में अधिक हुई, खरीफ की बुआई गत वर्ष की तुलना में अधिक हुई, और किसान को उस बीच में भी
पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे डीबीटी के माध्यम से पहुंचते रहे और आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत कृषि और संबंधित क्षेत्र में सुधार आए और निजी निवेश गांव तक पहुंचे और वो निजी निवेश के अंतर्गत जो संरचनाएं निर्माण हों वो मूल रूप से किसान के काम आए। अभी संरचनाएं जो बनी हुई हैं वो व्यापारी के काम तो आती हैं लेकिन किसान के काम नहीं आती, क्योंकि वो बड़े स्थान पर बनी हुई हैं। अगर संरचना खेत के पास होगी, गांव के पास होगी, तो किसान उन संरचनाओं का उपयोग कर सकेगा, चाहे वो वेयर हाउस हो, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे वो अन्य प्रकार की संरचनाएं हों। तो 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उसे घोषित किया। फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड, छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिटी के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड, 4,000 करोड़ रुपया हर्बल पार्क के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपया। तो लगातार मोदी जी के नेतृत्व में इस बात की कोशिश की जा रही है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो गांव को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा और कृषि को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। कृषि और कृषक की निर्भरता किसी पर होगी तो गांव की निर्भरता भी किसी और पर होगी, और जब तक कृषि और गांव दोनों आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए लगातार आपने देखा होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के 3rd फेज का मामला हो, चाहे मनरेगा में राशि बढ़ाने का मामला हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के अभियान का मामला हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सरकार के निवेश का मामला हो, मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस बात की कोशिश की गई है कि गांव और कृषि यह आत्मनिर्भर बने, समृद्ध बने और देश के नवनिर्माण में इसका योगदान अधिकतम हो सके। इसलिए ये सब चीज़ें सिलसिलेवार एक दूसरे से कनेक्ट हैं और इसलिए कानूनों के माध्यम से भी हमने द्वार खोलने की कोशिश की है। लेकिन इस पर कुछ किसानों की जो भ्रांति थी, उस भ्रांति को भी दूर करने के लिए हमने प्रस्ताव यूनियंस को भेजा है। मैं आपके माध्यम से पुनः यूनियंस को आग्रह करना चाहता हूं कि वो जल्दी से वार्ता के लिए तिथि तय करें और अगर इस पर उनकी कोई आपत्ति है तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। मुझे तो प्रमुख रूप से इतना ही कहना था। पीयूष भाई को अनुरोध करूंगा कि कुछ विषय रख सकते हैं। I'll just briefly touch upon the issues that emerged out of the several meetings that we held with the farmer unions. We had very detailed discussions on all the laws with the union leaders. We made very minute notes of all the observations and comments that were made by the union leaders. And since they were not forthcoming with any specific issues, but were talking on more general terms and only sticking to one demand of repealing of the 3 laws, we were able to cull out the main issues that emerged from the discussions. And as Honorable Minister Shri Narendra Singh Tomar ji explained, it is very clear on any reading of the law that this law does not affect APMCs at all. It has no concern with the existing system of state APMCs. APMCs are protected as they were in the past, and they will not be affected in any way by the implementation of the new laws. The mandi system remains as it is. There were some concerns that there were no taxes stipulated in the law, for which we were willing to make amendments to consider their request that the taxes imposed on state APMCs under the APMC Act will also apply to private mandis or private marketplaces. The government was willing to provide that to ensure a level playing field and further strengthen the marketplaces, the APMCs of the government. Thereby, there was nothing left to argue about the APMCs for the farmers. Similarly, an absolute wrong impression was sought to be created that government will not continue the procurement under MSP.
The government has very categorically, on the floor of the House, on national television, made it clear that state procurement by the government will continue at MSP prices as at present through the APMCs, and all the necessary taxes and other charges paid to the state APMCs will continue. This should completely dispel any falsehood being sought to be propagated that MSP system will get affected. Similarly, on the law itself, some arguments were sought to be made that the law could not have been enacted by the center. Very categorically, none of the laws is in the state list. They are part of the concurrent list, and trade is what is being sought to be encouraged by these laws. Therefore, there should be absolutely no doubt in anybody's mind that the center has the power to enact laws under the concurrent list for trade, particularly in foodstuffs, which has been very elaborately defined in the concurrent list. And there are several Supreme Court orders which have further elaborated on this subject, and therefore the center is very competent to enact these laws. There were some concerns that farmers will be forced to sell their produce in the private market. This is completely erroneous. I would like to confirm through you to the nation and the farmers of the nation that there is absolutely no provision in the law which brings an element of compulsion on any farmer whatsoever. The farmer is only being given another option, another choice, which will help him to expand his area of business or trade. He's being allowed to sell wherever he wants, whenever he wants, at whatever price and terms and conditions that he feels is good for him. If he still chooses to go to the APMC market, there is absolutely no stopping him under the laws. So while there is no restriction on the farmer, it is only an option. It is opening new doors for the farmer to expand his income, to become more prosperous, to go in for more profitable crops, to look at alternate agricultural produce which fetches them better market. And while preparing the law, every care has been taken that the farmers has an upper hand in the agreements that are made with any contract, under any contract or with any trader. In every law, we have stipulated that the farmer's land will be secure. No court, no SDM, no authority can pass any order whatsoever which will impact the farmer's land. The farmer's land will remain the farmer's land, and there will be no law, there will be no attaching the farmer's land under any circumstances. However, since the farmers raised an apprehension, we were willing to consider if it further needs to be strengthened or clarified. The government is happy to consider that. Similarly, all the agreements that are made under this law are in the favor of farmers. So in case the prices in the marketplace, even after the farmer has entered into an agreement, rise and he can get a better price going outside the contract, he is free to go out of the contract and sell to anybody he likes at a higher price. All that he will be required to do is pay back any advance that he may have taken under the contract without any penalty and in a reasonable time. No restriction is also put on him in terms of time. The SDM can choose to give him any amount of time to repay only the advance without any penalty. So if prices go up, farmer has the choice to sell outside the contract, or if the contractor is willing to pay the higher price, the choice is of the farmers. Similarly, if the price were to fall
below the contract price, the trader does not have the option to wriggle out of the contract. Trader is still bound by the contract and he will be bound to pay the farmer the contracted price even if the market price goes down. So friends, in every situation, whether price goes up, it is to the advantage of the farmer. If the price goes down, it is still to the advantage of the farmer because the trader will have to pay him the contracted price and cannot take the benefit of lower prices. If the trader does not buy the produce at the contracted price, in our wisdom and our feeling that the farmer should get quick justice, we provided for a local dispute resolution mechanism which can be decided in the contract. If it's not decided, the local SDM has to decide a dispute within 30 days compulsorily. Some farmer leaders tried to say the SDM may not give an order in favor of the farmers, or maybe he may be under pressure of the trader. Government was willing to provide the option that the farmer can choose any available laws for dispute resolution. So our proposal to have the SDM within 30 days decide will not in any way affect the farmer's right to go to a court of law or any other dispute resolution mechanism that is available to the farmer today. So we were ready to ensure that the private mandis are also taxed at the same level as APMC so that the level playing field which they were concerned about can be ensured. We were willing to give a written assurance that MSP will continue in its present form. We were wanting to ensure that the land of the farmers remains protected and add any more provisions that may be required to further strengthen the security of farmers' land. The laws are optional to the farmer. He is not being bound to go to sell in any particular private mandi. He can choose to continue to sell as at present in the APMC. MSP will continue to be procured through the state-approved APMCs, and we were willing to provide all options to the farmer for going for dispute resolution. Similarly, as Honorable Minister Tomarji said, on the Electricity Amendment Act, the government was very flexible that the current system would continue and state DISCOMs would be given the subsidy by the state directly to the DISCOM. The current system of providing subsidized power to the farmer would continue as at present. Similarly, on the ordinance for pollution, which we have recently enacted, largely it has been on the guidance of the Honorable Court. However, we were willing to discuss with the farmers and come up with a solution which would adequately protect the farmers and ensure that they were not in any way taken to criminal proceedings or to the high levels of penalties up to which the current ordinance goes. That ordinance, high penalties are largely meant for industry or industrial pollution, and the government is committed for the well-being of the farmers. So the parali issue, the stubble burning issue, government was very, very sympathetic to ensure that the farmers are not put to any inconvenience in that. So in a way, after all these discussions, these were the issues that effectively came out, to which the government was very, very open, very flexible, very, very desirous of finding an amicable solution in the interest of our Annadatas, our farmers. As Honorable Tomarji said, Prime Minister Modi's government has for 6 years continuously worked for the welfare of the farmers through a variety of measures which he highlighted, be it the increase in budget for agriculture up to 1,34,000 crores, which is nearly 6 times what it was under the UPA, to ensuring adequate supply of fertilizer throughout 6 years without any black marketing through the neem coating, by giving
every farmer 6,000 rupees every year through the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, unheard of direct benefit transfer straight to 10 crore plus farmers every year of 6,000 crore rupees has very successfully taken off. More than 1 lakh crores have been disbursed so far to the farmers of India in a variety of ways through Pradhan Mantri Pension, Fasal Bima Yojana, Farmers Pension Scheme, Soil Health Card, and the list goes on and on. This government has shown its commitment to double farmers' income and for more prosperity to our farmers. These laws were one more in a series of measures to encourage farming, investment, greater investment in the farming community, bring research and development, expand food processing and value addition so that our farmers can get greater incomes, our youth can get job opportunities, and the contribution of agriculture to the Indian economy can grow very rapidly for the better future of our farmer brothers and sisters. I join my senior colleague Tomarji in appealing to the farmers. This is a period where we are fighting against corona. The weather is turning very adverse. This morning was fully foggy in many parts of northern India. The winter has set in. I would like to earnestly appeal to our farmer brothers and sisters and to the union leaders that they should allow the farmers to go back to their homes, continue the dialogue with the government, and find an amicable solution so that we can dispel any other apprehensions which they may have in the interests of the farming community. Once again, Prime Minister Modi's government always was, is, and will continue to be committed to the farmers of India. We are conscious that farmers across the country have welcomed these initiatives. The Rajasthan election results, which are most recent and have happened in the last few days, are evidence of the fact that the people of India, the farmers of India, continue to trust Prime Minister Modi, continue to have faith in Prime Minister Modi's government, and are sure that if at all they have any difficulties, Prime Minister Modi is the one leader who will resolve those difficulties and ensure their continued and continuous well-being. Thank you. धन्यवाद सर. Friends, now we can take some questions. First सर एक ऑनलाइन क्वेश्चन पढ़ देते हैं. MSP के बारे में काफी चर्चा हुई है. क्या सरकार की तरफ से कोई इसके बारे में कानून लाने का प्रावधान है? देखिए, MSP के मामले में सामान्य तौर पर चर्चा होती रहती है, लेकिन MSP का इन कानूनों से कोई भी संबंध नहीं है. इन कानूनों के कारण MSP प्रभावित नहीं होती है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी और मैंने स्वयं ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों के फ्लोर पर पूरे देश के किसानों को आश्वस्त किया है, MSP पहले की तरह आगे भी जारी रहेगी. इसलिए किसी को कोई शंका इसमें होनी नहीं चाहिए. सर इसमें सिर्फ इतना है कि क्या सरकार की तरफ से कोई और कानून लाने की सोच है? मैंने कहा ना कि अभी तो वो विषय ही नहीं है. ठीक है. 52. तोमर जी नमस्कार. आज जो आपने विस्तार से जानकारी दी है, कमोबेश हर चर्चा में सरकार ने यही पक्ष रखा है. किसान नेताओं से जो बातचीत हुई, बातचीत के बाद आप लोगों के साथ, लेकिन सबसे बड़ी जो मांग है उनकी किसान कानून को वापस लेने की, उन्होंने एक बार फिर दोहरा दिया. क्या सरकार के पास इस बात की कोई गुंजाइश है या इसको नकार रही है सरकार के कानून वापस ही नहीं होंगे और वो इस पर कायम है? दूसरा, क्या अगर वो नहीं मानते हैं तब सरकार के पास क्या विकल्प है? देखिए, कोई भी कानून पूरा खराब और प्रतिकूल नहीं हो सकता. सरकार बहुत जोर देकर ये कहना चाहती है कि कानून का वह प्रावधान
जो किसान के लिए प्रतिकूलता पैदा करता हो, जिसमें किसान का नुकसान किसी को दिखाई देता हो, उस प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने के लिए पहले भी तैयार थी और आने वाले कल में भी तैयार रहेगी। 50. Just please let the next question. It's already answered. Just please just wait. Next question is coming. के लिए Just- चर्चा के रास्ते खुले हुए हैं। सर, आप लोगों का जो लिखित प्रपोजल था वो किसानों ने इधर सर, जो आप लोगों का लिखित प्रपोजल था जो आप लोगों ने किसानों को भेजा था वो किसानों ने उसको खारिज कर दिया। उनका कहना है कि वो तीनों कानून जब तक वापस नहीं होते तब तक वो धरने में बैठे रहेंगे। उन्होंने अपने आगे का कार्यक्रम भी जारी कर दिया कि 12 को क्या करेंगे, रास्ते रोकेंगे, 14 को बीजेपी नेता मंत्रियों का घेराव करेंगे। तो आप कब तक इंतजार करेंगे कि किसान जो है आपसे बातचीत के लिए आगे आते हैं, कोई तारीख तय करते हैं? और दूसरा सवाल ये कि अगर आप लोग किसानों की सभी जो शंकाएं हैं उसका समाधान आप लोग कह रहे हैं करने को तैयार हैं, उनकी ज़्यादातर मांगे आप लोग मानने को तैयार हैं, तो फिर आखिर ऐसी कौन सी ताकतें हैं आपको लगता है जो कि किसानों, क्या कोई ऐसी ताकत भी है जो किसानों के पीछे जो नहीं चाहती कि किसान अपना धरना खत्म करें? जी देखिए, दरअसल किसानों को हम लोगों ने प्रस्ताव दिया, यह चर्चा के दौरान ही तय हुआ था। जो विषय चिन्हित किए गए वो भी उस चर्चा का निचोड़ ही थे। तो सरकार ने अपना मंतव्य प्रकट कर दिया है और मैं आपके माध्यम से किसानों को आग्रह करना चाहता हूं कि अगर उस पर भी कोई चर्चा करने की आवश्यकता है तो वो ज़रूर आएँ और हम लोग खुले मन से विचार करने के लिए तैयार हैं। और किसी भी समय उनका प्रस्ताव आएगा तो हम ज़रूर चर्चा करेंगे। जहाँ तक आपने कहा कि इस आंदोलन के पीछे कौन है, क्या है, तो मैं समझता हूँ प्रेस की आंखें बहुत तेज होती हैं, इसको मैं आप लोगों पर ही छोड़ता हूँ। 260. सर, इस तरफ आपके दाहिने तरफ प्रशांत हूँ एबीपी न्यूज़ से। सर, आपने कहा कि लिखित प्रस्ताव पर फिर से किसानों को विचार करना चाहिए और फिर आपके दरवाजे खुले हुए हैं बातचीत के। क्या हम ये समझें सर कि अब कोई नया प्रस्ताव आपकी ओर से नहीं जाएगा, ये फाइनल प्रस्ताव था, और अगर इन्हीं प्रस्ताव पर उनको बातचीत करनी है तो इन्हीं प्रस्तावों पर करना होगा, तभी बातचीत हो पाएगी? देखिए प्रशांत जी, कुल मिला के जितने बिंदु चर्चा कई दौर की हुई, उस चर्चा के निचोड़ में सरकार ने ही चिन्हित किया कि ये विषय आपकी चर्चा में ध्यान में आते हैं। उन्होंने भी ये माना कि हाँ, ये बिंदु चर्चा के दौरान आए हैं। तो हमने कहा कि हम अपना लिखित प्रस्ताव आपको देंगे। हमने लिखित प्रस्ताव उन्हें दे दिया है। इस प्रस्ताव में उनको लगता है कि कोई बात उनकी रह गई है तो चर्चा करनी चाहिए। जो हमने कहा है उसमें शब्दावली में कोई उनको आपत्ति है तो भी चर्चा करनी चाहिए। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। 21. Please use mic. If Prime Minister Modi had said that the farmers are being misled, now that all the wise men have tried to explain, clarify, propose several elements, why do you think that the farmers are still unconvinced about these bills? And second, a bill has provisions. If the government is ready to amend the provisions, do you think there is a deliberate attempt to create an untenable and unacceptable demand by the farmer unions? I'll only reiterate what Tomarji said, that is something that the press will have to explore and use your investigative skills to find out. We believe that the farmers had certain issues. We respect the farmers who have come and discussed with us on several occasions, and the issues that came out during the course of the discussion, we have tried to address them. If there are any other issues they wish to discuss or they need clarification on our current proposal, we are ready to discuss. But whether there is any other reason that is holding them back, we leave that to your wise counsel to decide. 30. सर, आमिर हूँ न्यूज़ नेशन से। फार्मर्स ने अपना प्लान बता दिया है सर। उन्होंने ये कहा है कि 12 तारीख को वो जयपुर दिल्ली हाईवे जाम करने जा रहे हैं
और इसके साथ में 14 तारीख का भी प्लान है। सवाल ये खड़ा होता है कि बड़े बड़े कॉरिडोर्स हैं, बड़े बड़े जहां से काफ़ी इंडस्ट्रियल मूवमेंट्स होते हैं, क्या कल बातचीत के लिए आप इनवाइट करेंगे किसान फार्मर्स एसोसिएशंस को कि वो इस तरह से बंद ना करें, रोड ना रोकें, क्योंकि चारों तरफ से दिल्ली अब पैक्ड होती जा रही है? नहीं, आपकी बात जो चिंता है वो वाजिब है, और हमने किसानों को, यूनियंस को पहले भी कहा है और आज भी मैंने अभी कहा ही है कि कुल मिला के आंदोलन का रास्ता छोड़ना चाहिए। और मैं यूनियंस को ये भी कहना चाहता हूँ कि कुल मिला के जब चर्चा चल रही है तो आगे के आंदोलन की घोषणा ये वाजिब नहीं है। अभी हमने प्रस्ताव कल भेजा, अब कल आपको उस प्रस्ताव पर जो कहना है वो अगले दिन वार्ता में कहा जा सकता है। तो जब वार्ता टूट जाए तो आंदोलन के आगामी चरण की घोषणा करना उचित होता है। तो मैं अभी भी आपके माध्यम से यूनियंस को आग्रह करूंगा कि वो अपने अगले चरण के आंदोलन को वापस लेकर वार्ता के माध्यम से ही रास्ता खोजना यह उचित रहेगा। Second last question, 264. Please, there is a number called 264. Just सर, wait. अमित न्यूज़ 24 से सर, सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि वार्ता होनी चाहिए, लेकिन वार्ता करेगा कौन? ये अगर कहीं ना कहीं एक डेडलॉक जैसी सिचुएशन बन गई है, क्योंकि उन लोगों ने आपके प्रस्ताव को खारिज कर दिया है कि, और सरकार तब फिर क्या, सरकार अपनी तरफ से एक कोशिश करेगी कि हम फिर से नए सिरे से बातचीत शुरू करें, या क्योंकि अगर ऐसे छोड़ देने से तो फिर अब आप कहते हैं कि ठंड का मौसम है, किसानों की चिंता है, तो क्या सरकार पहल करेगी किसानों तक अप्रोच करने का, एक बार फिर से बातचीत शुरू करने के लिए? आज मैं और पीयूष गोयल जी अगर आपके सामने हैं तो बाकी तो बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो आपके संज्ञान में हैं ही। कुल मिला के आज की प्रेस का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि निश्चित रूप से सरकार वार्ता के लिए पूरी तरह तत्पर है और निश्चित रूप से हम वार्ता के लिए तैयार हैं। वो जैसे ही उनकी सूचना आएगी हम वार्ता करेंगे। Last question, number 10. और हमें आशावान रहना चाहिए, ऐसा नहीं है, मतलब मुझे आशा है कि रास्ता निकलेगा। Sir, my question to you is about the repeal of these 3 laws. That is what, in your own admission, the farmer unions have made that a prerequisite. Is there a way forward? Because the same points that you are now ready to concede were the same points that the opposition parties had requested you on the floor of the House, both in Lok Sabha and Rajya Sabha, which you have now finally considered and agreed. So, and they have taken a maximalist position, the farmers union. You are appealing to them also. How do you find a way forward, especially with the fact that you're saying that Prime Minister Narendra Modi is worried about farmers and is with farmers and has done so much for farmers? How do you find a way forward? Every law is for the people of India. This is a law which will be applicable all over India. There are many people who believe very strongly that they will benefit from these laws. Many farmers believe they will benefit from these laws. As I said, the Rajasthan election, recent election, is a living testimony to the fact that the farmers have understood that these laws will benefit them. Therefore, it is in the interest of the farmers that these laws continue. Should there be any misapprehension or any doubts, clarifications required, most of the issues that we are even looking at amending, we believe were already taken care of well in the laws. Therefore, what was raised on the floor of the House was more political in nature. But to further strengthen the laws and assuage any concerns of the farmers, we are willing to ensure further strengthening of the laws. But I think all the good aspects of the law should not be ignored. And the people of India, the farmers of India, who stand to benefit from these 3 laws, should be given an opportunity to take that benefit. Dhanyawad, sir. Thank you very much, friends. Please, you see, there are some questions. Everybody has been given the opportunity. There are some more questions. Okay. Just 1 minute. We'll give you the number. Yes. Follow me. Yeah. Already India Today is given the chance, but it's okay. So I have a question. My question is about things that have broken down. You mentioned about the fact that, Tomarji, you mentioned about the fact that an agitation is announced, an intensified agitation is announced only when things break down.
चर्चा चल रही है तो इस तरह से अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए थी. डू यू कंसिडर दिस अ ब्रेक डाउन पॉइंट एंड आर यू विलिंग टू मेक मोर चेंजेस और डाइल्यूशंस इन द लॉस? We are open to discuss all issues at any forum. Just wait, let me call the 2-3 more numbers. 31. Just wait. सर, मैं ब्रह्म प्रकाश हूँ जी न्यूज़ से. मेरा सवाल है कि बहुत सारी यूनियंस हैं जो बात कर रही हैं. पहले 35 थी, फिर 40 यूनियन हुई. तो क्या ये भी सरकार को एक समस्या आ रही है कि सारी यूनियनों को एक मत, एक मंच पर लाना? देखिए, लोकतंत्र है. लोकतंत्र में कितनी भी यूनियन से बात करने की आवश्यकता पड़ सकती है. कुल मिला के जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो 30-31 यूनियंस थी. तो हम लोगों ने उन सब से बातचीत की. फिर हमने ये भी आग्रह किया कि बातचीत का रास्ता निकालना है तो कोई छोटा ग्रुप बना लें. लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बीच में अविश्वास होने के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा था. तो हमने कहा कि ठीक है, सबसे ही बात करेंगे, हमें ऐतराज़ नहीं है. फिर 2-2, 3-3 लोग जुड़ते जा हैं कि साहब सार्वजनिक है और लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग भी सार्वजनिक है. राजनीतिक दलों ने भी जब विचार व्यक्त किए तो क्लॉज पर कोई नहीं बोला. बाकी दुनिया की चिंता सबने की. 127 लास्ट. प्लीज, नो, आई थिंक वी हैव टेकन एक्स्ट्रा. मैं अनुराग हूँ, राजस्थान पत्रिका से. मेरा ये सवाल है कि आप और पीयूष जी के मुताबिक बिल में सब कुछ बहुत अच्छा है किसानों के लिए. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये तकनीकी कमी नहीं बल्कि एक राजनीतिक गलती की वजह से या मिस हैंडलिंग की वजह से ये सारा मामला बिगड़ा? अकाली दल को आप संभाल नहीं पाए जिसकी वजह से वो हैंड्स एंड ग्लव्स कर लिया उन्होंने कांग्रेस के साथ. देखिए अनुराग जी, मैं समझता हूँ आप सब लोग भी प्रेस के क्षेत्र में काम करते हैं तो पूरे देश के विभिन्न समस्याओं से आप लोग अवगत हैं. आप एक्ट को पढ़कर देख लो तो एक्ट में कहाँ गलत दिखाई देता है. और मैं समझता हूँ इसका निर्णय आप सब लोग भी कर सकते हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दिल्ली में बेशक रहता हो लेकिन वो रहने वाला तो कहीं ना कहीं गांव का ही है और गांव से ही आता है. और इसलिए सरकार को कोई शंका नहीं है. हम बहुत योजनापूर्वक, विचारपूर्वक और सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए किसान का उत्थान कैसे हो सकता है, किसान का योगदान देश के उत्थान में कैसे हो सकता है, किसान की माली हालत कैसे सुधर सकती है, खेती का देश के जीडीपी में योगदान कैसे बढ़ सकता है, इन सब को समग्रता से ध्यान में रखते हुए हम लोग इन कानूनों को लेकर आए. हमने बहुत अच्छा करने के लिए ही कानून बनाया है. प्लीज नो मैडम, प्लीज जस्ट last question 20. Yeah. I think No comments. yeah, thank you very much friends, thank you.